हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश आप न्यू का जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी। क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट का एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आपसे स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला है 24 तारीख को, 25 तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 3 आएगा। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन पेपर पूरा पूरा कंप्लीट करा दिया आएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर का लिंक जो आपको मैं इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। और आपको मैं बता दूं, जो मैं ये तीसरा क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, इससे पहले जो मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर कराए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को इस वाले वीडियो को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो तीनों क्वेश्चन पेपर आपको मैंने कराएंगे, तीनों में से क्वेश्चन के आपके एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तक के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। तो आपसे स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, कुछ आपने नहीं पढ़ा, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, तो फिर भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में मैं आपको सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते सॉरी मैं सारे सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। क्लास 11 के अंदर मैं आपको अभी जितने भी आपके एग्जाम हो जाएंगे पर सारे सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, वैसे भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिन स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर दो। चलो करते हैं। तो ये रहा आपके स्टूडेंट के सामने में ये क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ वे आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। वह आपका कौन सा आएगा, 2024 का, आपका 2024 का कॉमन एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए आपसे स्टूडेंट के लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में आपके जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसके अंदर में आपके सारे सारे मोस्ट जितने भी एमसी क्वेश्चन हैं आपके 100 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, पिक्चर वाले क्वेश्चन है, वे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो बार बार हर साल आपके रिपीटेड होते हैं वह सभी है। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। 3 घंटे का समय दिया है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो सामान्य इसको जरूर पढ़ा करो। 15 मिनट के अंदर असली पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको 15 मिनट के अंदर यहाँ पर जरूर पढ़ा करो। मैं आपको इस वाली क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, बट वहां पे पेपर में जरूर पढ़ना है, आपको ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। बना इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खंड का से स्टार्ट करते हैं। आपके 17 आपके एमसी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 17 क्या 14 ही आपके एमसी क्वेश्चन से करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नीचे तरंग के विवरणक व उनके अर्थ की सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है हमारे को बताना है। कौन सा सुमेलित है और क्या बताना है, विवरणक और अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा तरंग की गति, तरंगायाम, तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ये सब हमारे होते हैं किसी भी साउंड के अंदर में, ये हमारे को देखने को मिलता है ध्वनि के अंदर में। और तो अब इसमें कौन सा हमारा सही है, कौन सा सही नहीं है, हमारा इसका राइट आंसर हमारा है क्या, बी है, तरंग आयाम। तरंग आयाम की परिभाषा क्या होती है, हमारे तरंग की ऊंचाई का क्या होता है, आधा होता है। तरंग की ऊंचाई का क्या होता है, हमारा आधा होता है। ठीक है, तो इसको तरंग आयाम कहते हैं। बाकी सब जो तरंग की गति है, तरंग आवर्ती है, तरंग धैर्य है, ये सब आपके रॉन्ग परिभाषा है। इसको जो एक्यूरेट जो परिभाषा है आपको मैं आप दिखाता हूँ, ये रहा। तो इसकी बात करते हैं, तरंग गति की बात करते हैं। तरंग गति किसे कहता है, वह दर जिस पर तरंग एक माध्यम से यात्रा करती है। वह दर मतलब कि कोई सी भी स्पीड, ठीक है, आप कोई सी भी बोल सकते, जैसे कि स्पीड होता है हमारा, जैसे किलोमीटर मान लो, या हम किलोमीटर मान लो। हमारे जो स्कूटी होती है, बाइक होती है, कैसे चलता है, किलोमीटर में चलता है ना, इतने मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से एक दर, वह दर मतलब कि है कोई ना कोई गति, ठीक है, वह गति जिस पर वह तरंग, ठीक है, जिस पर वह हमारा जो तरंग होता है, ऐसे ये सब हमारा तरंग होता है, एक माध्यम से यात्रा करती है बस। ठीक है, तो इसको हम तरंग गति कहते हैं। आगे बढ़ता है तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति का 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या है, 1 सेकंड के अंदर में एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक मतलब बिंदु यहाँ से स्टार्ट मान चलो, आपका जो तरंग है यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, ठीक है, इसको हम तरंग आवृत्ति कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। और तीसरा हमारा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, देखो इसका है एक पूर्ण तरंग चक्र की स्थानिक लंबाई है, जैसे कि दो लगातार शिखरों या गतों के बीच की दूरी। मतलब कहने मतलब है कि ये पूरा आपका जो मान चलिए ये जो हमारा हैगा आवाज है, ठीक है, यहाँ से चला शुरू हुआ और यहाँ तक बी हमारे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा पहुंचा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की तो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो हमारी लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, बाकी आवृत्ति सब होगा, इसको मैं पिक्चर से आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, पिक्चर में आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें नहीं है, एक से डूब जाना, पिक्चर में दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज है क्या नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो तरंग वेव किसे कहते हैं,
वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है हमारा, ये इसको हटा दो, इसको मत देखो। वेवलेंथ जो मैंने बताया आपको, जैसे कि ये वेवलेंथ तो एक ये जो हो गया स्थिरा से स्थिरा वाला हो गया, स्थिर से स्थिर वाला हो गया। प्लस में मैंने आपको बोला है कि यहाँ से ए बिंदु से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको जो वेव लेंथ हो ना, ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है, ऊपर नीचे जाता है। तो ए बिंदु से जो बी बिंदु है, इसको भी हम वेव लेंथ कह सकते हैं, तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। और जो ऊपर से ये है का यहाँ से आता है, इसको भी हम तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, ठीक है। इसको भी कह सकते नहीं है, कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड ये जो आयाम है, मैंने क्या बोला था, हमारा इसका आयाम की क्या परिभाषा थी, हमारा तरंग की ऊंचाई का आधा। तो जो तरंग की ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब क्या है, ये मेरा जो लाइन इसकी यहाँ पर क्या है, एक रेखा खींची पड़ी है। तो ये रेखा से जितना ऊपर जाएगा उसको तरंग की ऊंचाई कहते हैं। और तरंग की ऊंचाई का क्या होता है, हमारा आधा, वह हमारा आयाम होता है। आगे बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ये ऐसे ऐसे घूमता है, जो ना ये हमारा आवाज ऐसे ऐसे घूमता है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि उच्च आवृत्ति। और जैसे नॉर्मल अगर मान चलो बहुत दूर दूर में है ये, तो ये लो आवृत्ति माना जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। और आपको मैं एक देखो, अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर में आपके मार्क्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको जैसे कि मैं क्वेश्चन के अंदर में आराम से, जैसे कि मैं आराम से नहीं बोलना, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो बहुत तेजी से बोलना थोड़ा सा, बट फिर भी आपको मैं जो क्वेश्चन के अंदर में बताना है, क्या मैंने गोला लगा दिया, सही उत्तर बताना है हमारे को, मैंने गोला लगा दिया ना, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को भी क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, ध्यान से रखना, ठीक है। बना मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी वरना, ठीक है। फर्स्ट हमारा अभिकथन आएगा, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिण गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर है, ठीक है, सॉरी, दक्षिण, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिण गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा मात्रा में अधिक उष्मा, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। मतलब कि उत्तरी गोलार्ध जो वाले महासागर है ना, ये हमारे को क्या करते हैं, ऊष्मा अधिक प्राप्त करते हैं। ये हमारे जो होगा अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, अधिक ऊष्मा, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है कि नहीं सही है, ये सही है। आगे बात करें, दूसरा कारण पढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिण गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल के साथ बहुत से बड़े भाग से जुड़े हैं। मतलब कि जो उत्तरी गोलार्ध वाले जो आएंगे हमारे महासागर है, वह स्थल से जुड़े पड़े हुए हैं, क्या करते हैं, स्थल से जुड़े पड़े हैं, इसीलिए वहां पर ऊष्मा आपको उनको ऊष्मा जो है बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों सही वाक्य भी करता है, 20 का राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा धारा ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है। ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है कौन सा है, हमारा कनारी। कनारी हमारा ठंडी है, बाकी सा अलास्का, ठीक है, अगुलहास, यूक्रे हमारा, ये सारे के सारे जो हमारे आएंगे हमारे गर्म जलधारा है, ठीक है, गर्म जलधारा। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन को वीडियो क्वेश्चन को आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, बस आप प्रैक्टिस, आंसर तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फोर्थ है, निम्नलिखित में से समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो पीपीटी में व्यक्त किया जाता है। पीपीटी की फुल क्या होता है आपका, पार्ट्स, फुल फॉर्म क्या था, पार्ट्स ऑफ, एक सेकंड हो जाना, पार्ट्स प्रति हजार, क्या होता है फुल फॉर्म, पार्स प्रति हजार इसका फुल फॉर्म होता है। ये सब जितने भी चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जितने भी चीजें आपको मैं करा रहा हूँ, हर एक चीज पर बराबर फोकस करना, हर एक चीज के अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि कोई से भी एमसी क्वेश्चन में मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल में भी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पीपीटी, अब इसका मतलब क्या होता है, हमारा 1000 ग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है। 1000 ग्राम हमारा समुद्री जल के अंदर में कितना कितना हमारा नमक घुला पड़ा है, उसको हम पीपीटी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़िए, प्रश्न का उत्तर हमारे को देना है। आपको मैं अधिकतर क्वेश्चन का था ना इसी क्लास में याद भी करा दूंगा, बस नेक्स्ट डे ना आप रिवीजन कर लेना बस, ठीक है। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। ब्रह्मांड जो है हमारा किसी भी समय में एक जैसा ही रहा, किसी भी समय के अंदर में ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारा एक जैसा ही रहा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, एक जैसा है, किसी भी समय में एक जैसा ही रहा, किसी बंदा बदलाव नहीं हुआ उसमें। तो उपयुक्त कथन किस संकल्प से संबंधित है, उपयुक्त कथन किस संबंध से किसके संकल्प से संबंध है, स्थिर अवस्था से हमारा संबंधित है, ठीक है। और उसका थोड़ा डिटेल में देखो, इसका मतलब अब जो हमारा बोल रहा है कि इसका मतलब है कि जो लाइन था हमारा,
ब्रह्मांड का घनत्व समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, इसका जो लाइन का जो मतलब है ना, हमारा इस लाइन का मतलब है ब्रह्मांड जो हमारा का जो घनत्व होता है, गाढ़ापन जो होता है वह हमारा क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। बस ये गाढ़ापन का मतलब है ना, जो जैसे कि दूध है, ठीक है, दूध के अंदर में हमने क्या पानी नहीं मिलाया, तो दूध जो है हमारा गाढ़ा गाढ़ा है ना, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी कण होते हैं उसके अंदर में कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, तो वो उसी को हम उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है, गाढ़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, राज्यों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व, तो देखो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले पूर्व में कौन आएगा, हमारा मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, पश्चिम में, सॉरी, पश्चिम के अंदर क्या मध्य प्रदेश आएगा। फिर इसके बाद में बात करें तो झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड लगभग लगभग सेम में ही पड़ते हैं। और लास्ट में हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल आएगा। देखो सबसे पहले पे हमारा दूसरा आंसर आएगा, सबसे पहले हमारा दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन में हमारा ए में ही है, तो राइट आंसर ए है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य तटवर्ती है, तटवर्ती राज्य है, मतलब तट पे तटवर्ती राज्य है, मतलब तट से तट, उस राज्य से तट लगता है, तो गोवा, गोवा है। बाकी सारे से त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मेघालय सब अपने अंदर अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र का परीक्षण कीजिए और तथा प्रश्न का उत्तर हमारे को देना है। उपयुक्त चित्र भारत के किस भू आकृति खंड को प्रदर्शित करता है। ये हमारा जो आप देख रहे हो पीछे देखो, नारियल के पेड़ है, ये क्या है, नारियल के पेड़ है। तो ये कौन सा हमारा खंड को प्रदर्शित करता है, तटीय मैदान को प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और वही अब इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपके एमसी क्वेश्चन में बन जाता है, इसलिए हमको मैं करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति खंड त्रिकोण आकार वाला और कटा फटा खंड होता है। ठीक है, त्रिकोण आकार वाला प्लस में कटा फटा भी होता है, तो कौन सा हमारा होता है, इसका राइट आंसर आपका आएगा प्रायद्वीपीय पठार। वे हमारे त्रिकोण आकार के होते हैं और कटा फटे भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दरार होते हैं ना पठार के अंदर में इस। ठीक है, और थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, बस यही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, सिंधु नदी किस स्थान पर पचनद का जल, ठीक है, पचनद का जल प्राप्त करता है। पचनद का मतलब पांच नद, ठीक है, पांच नदियों का, ठीक है, पांच नदियों का जल प्राप्त करता है। कहां पर, हमारा मिठान कोट के अंदर। ठीक है, मिठान कोट के अंदर में प्राप्त करता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला हमारा है, नर्मदा नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये गलत है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नहीं निकलती। ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नहीं निकलती, ये आपका निकलता है अमरकंटक, अमरकंटक जो हमारा पठार है ना, वहां से निकलता है, अमरकंटक जो पठार है वहां से निकलता है। दूसरा पढ़ते हैं, इस नदी पर भगनानागल परियोजना बनाई गई है। भगना जो परियोजना आपका है, सतलुज नदी पे बनाया गया। ठीक है, सतलुज नदी पे बनाया गया, तो ये आपका दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, दोनों कथन गलत है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखो नर्मदा नदी जो हमारा कहाँ पर है, हमारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। भगना नाल जो हमारा परियोजना सतलुज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा तेजी तेजी में पढ़ा क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, इसलिए 11 क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, वह दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का हमारे को चयन करना है। चलो करते हैं, ये हमारा वन है, और कौन से वन के अंदर में कौन से वृक्ष प्रजाति पाई जाती है हमारे को बताना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के अंदर में क्या पाया जाता है, एनी पाया जाता है, एनी वृक्ष पाए जाते हैं। तो पहले का क्या मेरा चौथा है, तो मैं आंसर जो होगा मेरा ए या सी दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका है सी है। ठीक है, पहले का चौथा है, दूसरे का पहला है, तो उसने कटिबंधीय अर्ध सदाबहार मतलब कम सदाबहार, तो केल आता है इसमें। और कटीले वन के अंदर में जो हमारे आते हैं, तीसरे का दूसरा हैगा, कटीले वन में हमारे खेर आते हैं, और पर्वतीय वन के अंदर में वर्ष आता है। ये इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट उठ के आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना बस। आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नंबर 12 है, यदि किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य करना है, क्या करना है, निर्माण कार्य करना है, तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करेंगे, कौन से पेड़ का आप प्रयोग करोगे, चिनार, देवदार, ब्लू पाइन या ओक। ओक का हम प्रयोग करेंगे, एक ओक का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये है ना उष्मा प्रतिरोधक होता है। क्या होता है हमारा, ये हमारा उष्मा रोधक, ठीक है, सॉरी उष्मा प्रतिरोधक, हाँ प्रतिरोधक रोधक दोनों कह सकते हैं। तो उष्मा रोधक मतलब उष्मा को ना, हीट को ना अब्जॉर्ब नहीं करता, क्या करता है, हीट को अवशोषित नहीं करता, जिसके कारण हमारा जो बिल्डिंग होते हुए गर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम ओक का यूज करेंगे, और ये आपका मजबूत भी होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। आगे करते हैं 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आम, ठीक है, आम वर्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आम वर्षा, आम मतलब समझते हो, आम, आम का पेड़ भी होता है। ठीक है, आम का आम वर्षा, इसको आम वर्षा,
आम खाने वाला, आम वर्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, ये बौछार केरल और तटीय कर्नाटक में आम बात है। ठीक है, ये आम बात है, ये संबंधित है। और उसके बाद थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। ये आम वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले होने वाली वर्षा है, जो आम के फल को पकाने में मदद करती है। जो आम के फल को पकाने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु तट के वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में शुष्क रहने का प्रमुख कारण है? ठीक है, कौन सा हमारा हैगा वर्षा ऋतु के अंदर में हमारा शुष्क रहने का तट, तमिलनाडु तट जो हमारा वर्षा ऋतु के अंदर वो भी क्या, ठीक है, वर्षा ऋतु में शुष्क रहने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है हमारा? इसका राइट आंसर हमारा हैगा डी, यह बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है। ये बंगाल की जो खाड़ी है मानसून है, जैसे कि हमारे देखो हमारा ये तट है, ऐसे नीचे का हमारा नक्शा है इस प्रकार से, ये जो हमारे तमिलनाडु का तट पड़ता है ऐसे पड़ता है, और जो हमारे जो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं आएंगी वह इसके समांतर ऐसे बहती हुई जाती हैं, ऐसे बहती हुई जाती हैं। तो भाई इसके अंदर में गुजर नहीं, इसके अंदर से गुजर नहीं पाते, जिसके कारण वर्षा ऋतु में भी वह शुष्क पाए रहते हैं। ठीक, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, हमारा 15 से 17 जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे वह हमारे क्या आएंगे, पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। तो पैसेज को पढ़ करके भाई आसान होता है कि पैसेज पढ़ो और आंसर दे दो, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बस इसलिए मैं आपको ये वाला इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर पॉइंट के नंबर मिलने हैं भाई, उससे पढ़ के आप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा खंड खा जो हमारा आएगा, इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में के अंदर में कराऊंगा। आपको आशा करता हूं आप स्टूडेंट को ये वाला पार्ट है, पार्ट 1 आएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और बस ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।